पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर मथुरा से है। सांसद डिंपल यादव पहुंची बांके बिहारी मंदिर। डिंपल यादव ने बांके बिहारी जी के दर्शन कर की है पूजा अर्चना। यमुना हादसे पर डिंपल यादव ने किया है गहरा दुख प्रकट। डिंपल यादव वृंदावन पहुंचने पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। आपको बता दें कि वे दर्शन और पूजन के लिए यहां पर पहुंची थी। जी, आप आज वृंदावन में एक दुखद हादसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? इसकी सूचना मिली थी हमें कल रात को। जो ये हादसा हुआ है बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जहाँ श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ वृंदावन आए थे, लेकिन यमुना नदी में जो हादसा हुआ है, हम सभी परिवारजनों के साथ अपनी संवेदना देते हैं। और साथ ही सरकार को भी कहना चाहेंगे कि बेहतर इंतज़ाम कराएं, क्योंकि अगर ओवरलोडिंग होगी नाव में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका खामियाजा भुगतेगा। और इस बार श्रद्धालुओं ने इसका खामियाजा भुगता है। उन सभी परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं। बताया जा रहा है कि उन्होंने लाइफ जैकेट भी नहीं पहन रखी थी। मैंने यही आपसे बोला है कि जिस तरह की लापरवाही बरती गई है आगे ना हो, इसके लिए सरकार काम करे और श्रद्धालुओं को इस तरह की क्षति ना पहुंचे कि जहाँ पे वो अपने परिजनों को खोए। तो सरकार की पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है, उनको बेहतर व्यवस्थाएं करनी चाहिए। शंकराचार्य जी की यात्रा उत्तराखंड पहुंच चुकी है, तो इसे किस तरह से देखते हैं, क्या असर पड़ेगा? ये अच्छी बात है, शंकराचार्य अपना काम कर रहे हैं। अगर उनकी यात्रा उत्तराखंड पहुंची है तो अच्छी बात है, लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। सवारियों से भरी पिकअप पलटी, एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल। घटना से मौके में वहां पर चीख पुकार मच गई। एक की हालत गंभीर। सूचना पर 108 एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को सीएचसी म्योरपुर में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम द्वारा घायलों का इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार एक घायल की हालत गंभीर बनी हुई है और साथ ही कमरी डाह के पास चढ़ाई पर अधिक भार के कारण वाहन चढ़ नहीं सका और अचानक पीछे की ओर लड़कने से सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद चालक मौके से वहां पर मौका देकर फरार हुआ। पुलिस ने मामला देखकर जांच शुरू कर दी है और फरार चल गए चालक की तलाश जारी है। डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने देवीपुर गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का किया है औचक निरीक्षण। निरीक्षण के समय सीएचओ ने लगाई है फटकार, सुधार करने के दिए हैं निर्देश। डीएम राजा गणपति आर अचानक पहुंचे थे देवपुर गांव। जनपद के अटरिया थाना क्षेत्र के देवपुर गांव में बने आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण करने पर पहुंचे थे डीएम राजा गणपति आर। सर, आंगनबाड़ी केंद्र का जो है निरीक्षण किया गया देवीपुर, क्या कमियां मिली, क्या कुछ? देखिए, आज BHSND दिवस का निरीक्षण मेरे माध्यम से आज किया गया है जी। और BHSND दिवस में जो गर्भवती महिला का अन्नप्राशन और गोद भराई के संबंध में और साथ साथ जो इन लोगों को टेस्टिंग वगैरह होती है उसको भी हमने निरीक्षण किया है। निरीक्षण में कुछ कमी है तो फिर संबंधित को कड़ी निर्देश दिया गया है, तो फिर ये लोग सुधार लाएंगे। खबर सीतापुर से, जहां सड़क के किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नगर पालिका एवं तहसील प्रशासन की टीम ने की बुलडोजर कार्रवाई। प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से दुकानदारों में मचा हड़कंप। नगर कोतवाली क्षेत्र के उजागर लाल स्कूल के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है।
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गौ संरक्षण पर जोर। प्रदेश में 7,700 से अधिक गौ आश्रय स्थल संचालित। 16 लाख से ज्यादा निराश्रित गौवंश संरक्षित है। सरकार प्रति गौवंश 50 रुपए प्रति दे रही सहायता। डीबीटी के माध्यम से सीधे गौपालकों के खाते में भुगतान। 5,446 गौशालाओं में 7,592 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 24 घंटे निगरानी से पारदर्शी सहभागिता योजना में 1.67 लाख से अधिक गौवंश सौंपे गए। लापरवाही पर सख्ती कार्रवाई। अधिकारियों को निर्देश। लोगों से अपील, गौवंश को सड़कों पर ना छोड़े, कचरा खुले में ना फेंकें। कहूँगा तुझसे नाराज नहीं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। अभी बैठते ही मैंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 16 लाख से ज़्यादा गोवंश गौशालाओं में संरक्षित है। आपके जनपद में 2,800 से ज़्यादा 14 गोवंश 8 गौशालाओं में संरक्षित है। कल मैंने भ्रमण किया है 3 गौशालाओं का, जिसमें लमसम कुल मिला के करीब 1,500 से ज़्यादा गोवंशों को मैंने गिनती करवाया है। तो अगर नहीं दिखता है तो मैं आपसे सलाह चाहता हूँ, आपका सुझाव चाहता हूँ कि एक बार आप लोग भी अधिकारियों के साथ गौशालाओं पर भ्रमण करें। लेकिन जिस प्रकार से सबकी आयु होती है वैसे गोवंश की भी आयु है। हम जिस गोवंश को छोड़ देते हैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। और दूसरा, मैं अपने घरों में खाने पीने के सामानों को किसी पॉलीथीन में उठा के फेंक देते हैं और लगता कि मेरा घर स्वच्छ हो गया। लेकिन आप निश्चित रूप से एक गैर सभ्य नागरिक की जिम्मेदारी को छोड़ते हैं। वही हमारी गाय माता गोवंश उसको खाती हैं, जिसके आधार पर उनके पेट में धीरे धीरे पन्नियाँ इकट्ठी हो रही हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि समाज के लोगों को भी जागृत करें, आगाह करें कि जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं, जो उनके घरों में सब्जियां निकलती हैं, उसे किसी अच्छे स्थान पर रख दें। अगर गोवंश के पेट में जाए तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। लेकिन इसके बाद भी जो गोवंश घूमते मिलते हैं उन्हें अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि समय समय पर टीम बनाकर उन गोवंशों को संरक्षित करने की दिशा में काम करें। तो गोवंश यहाँ पे एक धर्मदासपुर में एक आपका जो आश्रम है वहाँ पे एक केयर टेकर का एक बयान है कि यहाँ पे 2-3 गायें डेली मरती हैं। तो क्या इसके लिए क्या उपाय है कि वहाँ पे किस तरह से उनका बचाव? देखिए, हम चाहते हैं कि समय पर उनको पुष्टाहार मिले, उनका लालन पालन पोषण ठीक से हो, जिसके लिए सरकार ने व्यवस्था दे रखी है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे गोवंश या जैसे मनुष्य की आयु होती है, जब वहाँ पर 1,800 गोवंश रहते हैं तो स्वाभाविक है जो पन्नी खाकर बीमार लाचार जो हम गोवंश को बाहर छोड़ रखे हैं उनकी मौत भी होती है। आप जिस जिले के रहने वाले हैं वहाँ पे गाय जो है गायों को कुत्ते नोच के खा रहे थे, तो वहाँ भी आपके जिले में खुद संरक्षण नहीं है। बहुत अच्छा सवाल आपका है। मैंने कहा कि कुछ लोगों का काम है वीडियो बनाना। मेरे दरवाजे पर आपकी गाय मर गई है, मेरे दरवाजे पर नदी के किनारे आपकी गाय मर गई है, इसका मतलब आपकी भी आत्मा मर गई है। आपको चाहिए था कि पहले उस गाय को नीचे गड़वा देते। और रही बात, आप 30 किलोमीटर दूर जाकर वीडियो इसलिए बना रहे हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार गौ संरक्षण की दिशा में काम कर रही है। क्या यही सवाल 2020 से पहले किसी ने, कोई साधु संत छद्मवेशी समाज सेवी ने किसी सरकार से किया? पहली बार इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आपके संस्कृति, आपके गौमाता के प्रति संवेदनशील है। आप दिखाना चाहते हो कि सरकार विफल है, आपका असफल प्रयास है। रावतसर में देखा जाए तो ज़्यादातर सड़कों पर गौवंश घूमते दिखाई दे रहे हैं, जो दुर्घटना के कारण भी बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे बृहद गौ संरक्षण केंद्र भी बना है। इसलिए क्या कहना चाहिए? जिस प्रकार से यहाँ पर गोवंशों की संख्या है उसके अनुपात में मैं कह सकता हूँ 2,814 गोवंश आज संरक्षित हैं। निश्चित रूप से भ्रमण के दौरान 30-40 गोवंश हमें अभी तक दिखे हैं, जिसके लिए जिलाधिकारी को, अपने सीबीओ को निर्देशित किया जा चुका है कि समय पर टीम बनाकर इन्हें संरक्षित करने की दिशा में काम करें। भ्रमण के दौरान आपको लापरवाही मिली, जिस केंद्रों पे आप गए हैं वहाँ कुछ लापरवाहियाँ हुई? देखिए, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उसमें और बेटर सुधार क्या किया जा सके। कारण कि हम लोग कभी संतोष में नहीं रहते। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी व्यवस्था जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं नीचे धरातल पर उतरे। उसी सुधार के लिए लगातार अधिकारी, कर्मचारी, हम सब
आप सब लोगों का योगदान। जनपद के खैराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम गुरुपालिया में हाई टेंशन तार गिरने से शनिवार को भीषण आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और लगभग 100 बीघा खेत में खड़ी फसल को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही घंटों में किसानों की महीनों की मेहनत जलकर राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग अचानक खेतों के बीच से उठती दिखाई दी और तेज हवा के कारण तेजी से फैलती चली गई। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का भरकर प्रयास किया है, लेकिन आग की तीव्रता इतनी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इस भीषण आगजनी में गेहूं सहित अन्य खड़ी फसलों में भी भारी नुकसान पहुंचा है। खबर बदायूं से है, जहां लॉर्ड कृष्ण इंटरनेशनल स्कूल में आपको बता दें कि कला कार्यशाला कौशल प्रदर्शन के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के प्रथम चरण में फ्रूट चाट पार्टी का आयोजन किया गया। प्राइमरी, नर्सरी एवं केजी के लिए किया गया। कक्षा 1 से 5 के लिए बुकमार्क मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान अमायरा गुप्ता, कक्षा 3, द्वितीय स्थान अंश कक्षा 5 और तथा तृतीय स्थान अभिषेक कक्षा 5 ने प्राप्त किया है। कक्षा 6 से 8 के लिए कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान आन्या गुप्ता कक्षा 7 और द्वितीय स्थान कृतिका सारस्वत कक्षा 6 तथा तृतीय स्थान गीता अरोड़ा कक्षा 6 ने प्राप्त किया। वहीं दूसरी कक्षा 9 से 11 हेतु जर्नल कवर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान दक्ष मिश्रा कक्षा 9, द्वितीय स्थान तमन्ना 11 कक्षा और साथ ही तृतीय स्थान अनुकृति 9 कक्षा ने प्राप्त किया है। विद्यालय परिवार ने सभी विजेताओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक आदरणीय वेद त्रिवेदी जी, सह संस्थापक श्री तेजस्वी त्रिवेदी और साथी निदेशिका छवि शर्मा एवं रीता शर्मा, शैक्षिक निदेशक देवव्रत त्रिवेदी तथा प्रधानाचार्य दीपक त्यागी सहित समस्त शिक्षकगण वहां पर उपस्थित रहे। ताजनगरी में समाजवादी छात्र सभा ने अपनी नई सेना के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। शनिवार को फतेहाबाद रोड स्थित सपा कार्यालय पर हुई हाई वोल्टेज बैठक में जिला अध्यक्ष पंकज कसाना ने कई कार्यकारिणी का ऐलान कर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पंकज कसाना ने साफ कर दिया है कि नई कमेटी में सिर्फ उन्हीं युवाओं को तहरीर दी गई है जो जमीन पर पसीना बहाने का मतदार रखते हैं। उन्होंने दो टूक कहा, हमारी नई टीम छात्रों के हक की लड़ाई लड़ने के साथ साथ समाजवादी नीतियों को हर घर तक पहुंचाएगी। अब कैंपस में छात्रों की समस्याओं पर खामोश नहीं, इनकलाब होगा। और साथ ही बैठक के समापन पर नवनियुक्त पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया है। पंकज कसाना जी ने जो छात्र सभा के जिला अध्यक्ष हैं, आज अपनी कमेटी बनाने का काम किया है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पीजीए को ध्यान में रखते हुए पंकज जी ने अपनी जिला कार्यकारिणी घोषित की है, समाजवादी पार्टी आगरा जिले में, शहर से लेकर जिले में इसमें मजबूत होगी। युवाओं का साथ है, युवाओं की पार्टी है, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। युवाओं का हमेशा सहयोग समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और मुझे बड़ी खुशी है और मैं धन्यवाद दूंगा पंकज कसाना जी का कि जिन्होंने इतनी अच्छी कमेटी बनाकर जिले में पार्टी को मजबूत करने का काम किया। 2027 के चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी और किस तरह को देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक 2027 के चुनाव का सवाल है, हर समाजवादी पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि अपने महबूब नेता, जनता भी चाहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अपनी शामिलता, अपने विकास, जनता के बीच में जाके उनकी परेशानी दिक्कतों में उनका सहयोग कर उनको अपने साथ लेकर आगरा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे अच्छे रिजल्ट लाने का काम करें, जिससे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बने और जो योजनाएं, जो जन योजनाएं थी, कल्याण की योजनाएं थी, जन कल्याण की, वो जिस तरीके से बंद हुई वो दोबारा चालू हो, जनता को उसका फायदा। खबर सीतापुर
से जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्रा की हालत बिगड़ी है, टीचरों पर लगाए प्रताड़ना के आरोप। इलाज के दौरान सरकारी आवासीय विद्यालय की छात्रा ने बताया कि 2 दिन से खाना नहीं दिया गया, प्रताड़ित किया जाता है। और साथ ही छात्रा शिवानी ने लगाए विद्यालय की अध्यापिकाओं पर गंभीर आरोप। और साथ ही बोली झाड़ू पोछा करवाया जाता है, 2 दिन से खाना भी नहीं दिया गया हमें। और मामलों को लेकर छात्रा शिवानी ने परिवार में कोतवाली महमूदाबाद में दिया प्रार्थना पत्र। छात्रा बोली मुझ पर दबाव बनाकर अध्यापक करते हैं, पर्सनल काम कराते हैं। इलाज के दौरान छात्रा बोली 2 दिन से भूखी हूं और मुझे खड़ा कर रखा गया है। मुझे खाना नहीं दिया और 2 दिन खड़ा रखा, इसलिए बुला के खाना क्यों नहीं दिया, क्या बताया गया? बताया गया बर्तन चौका नहीं करोगी इसलिए। अच्छा। और दवा मांगने जाओ तो कहती है जहर खा लो। जहर खा लो? अच्छा। कौन कहता है? मैम। कौन मैडम, नाम क्या है? अनुराधा मैम। अच्छा। सबका नाम बताओ। प्रियंका, अनुराधा, प्रियंका। अच्छा। सभी में उनका नाम बताओ। मारा भी आपको? मारा नहीं है, मारने की धमकी दी थी। अच्छा। कई दिन से खाना नहीं दिया गया? ये खाली तुम्हारे साथ हुआ कि सबके साथ और किसी साथ हुआ है? लड़की है। वो ठीक है? हंसिका। वो ठीक है? उसको भी बुखार है, उसके माँ बाप के कल प्लान करेंगे। अच्छा। शिवानी वर्मा छात्रा ने एक आरोप लगाया है कि शिक्षकों द्वारा जो है इसके साथ प्रताड़ना की जा रही है और रात भूखी रही, एडमिट क्या है? अभी हम लोगों ने बातचीत की जाके अकेले में बच्चों को सब स्टाफ को हटा के, और प्रधान जी भी साथ में थे, हम लोगों ने स्टाफ के साथ बात की। तो ऐसी कोई बात बच्चियों के द्वारा, उसकी छोटी बहन भी खुद पढ़ती हैं, जिन्होंने बात है तो उनकी छोटी बहन भी कक्षा 7 में पढ़ती है, यहीं पे है भी, उससे भी बातचीत हुई। तो ऐसी कोई चीज़ उन्होंने कोई और किसी बच्चे ने कोई समस्या नहीं बताई कि जो है या मतलब किसी को प्रताड़ित किया जाता होगा न किसी बच्चे को, या खाना, उन्होंने सब संतुष्ट ही हमको दिखे कि खाना समय पर मिलता है। हमारे प्रधान जी दोनों लोग ने अलग अलग बात की, क्योंकि तो ऐसा कोई इशू समझ में आया नहीं है। अच्छा, जैसे कुछ ऐसी जानकारी अब ये है कि कुछ अस्वस्थ जानकारी मिली कि बच्ची जिसे वहाँ पे है, तो बातचीत हुई है। प्रधान जी जो किसी गांव के हैं, वहीं के हैं, तो उनके अभिभावक थे। क्योंकि बच्ची थोड़ा सा हो जाए, कल में नॉर्मल जैसे थोड़ा सा हो जाए, तो उसे अलग से उनसे फिर अलग से बातचीत करके पूछा जाए कि भाई इशू क्या रहा है, और फिर स्टाफ के संबंध में भी बात किया जाएगा। यदि कोई कमी यदि उसमें कहीं मिलती है, तो यदि कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यदि कोई मान लीजिए कोई व्यवस्था में गैप दिखती है तो उसको सुधार किया जाएगा। किस क्लास है वो जो बच्ची 10th में, हाँ मतलब 9th पास हो गया, अब इस बार 10 में गई है 1 तारीख। सर बच्ची ने ऐसी कोई पुष्टि बच्चों से बात किया गया, तो ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई, किसी ने कोई उस बात की पुष्टि नहीं की। अभी एक लड़की आपके वहाँ इलाज के वहाँ आई है, कहाँ की लड़की है और क्या हुआ इसको? देखिए, इनकी माँ के अनुसार ये लड़की कस्तूरबा गांधी स्कूल में पढ़ती थी, 10वीं की छात्रा है जी। और मेरे यहाँ आई तो इन्होंने बताया कि हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी है, दर्द है, चक्कर आ रहे हैं। हमने बीपी देखा तो इसका बीपी थोड़ा लो था, 160 के करीब था जी। हमने थोड़ा ड्रिप लगा दी। अब ये लड़की कह रही है मुझको बड़ा फायदा है। उसको क्या दिक्कत थी डॉक्टर साहब पूछे? इसका दिक्कत जो है, जब ये हिस्ट्री दे रही है, हाँ। इसने कम से कम 1-2 दिन से भोजन वगैरह नहीं किया होगा। इन्वेस्टिगेशन में इसके जो है कोई खास बीमारी नहीं निकली, लेकिन जो इसको रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टिगेशन की, हमने दोबारा फिर हमने कहा कि जो है इसको इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे। अच्छा। इतने में जो है आप लोग आ गए जी। इलाज चल रहा है हमारे जी। हो गया इलाज? चल रहा है। हाँ, थोड़ी देर तो भले यही कुछ भूख के कारण ही हुआ जो हुआ? ये हाँ जरूर, भूख खाना नहीं खाया होगा तो हुआ जी। ठीक। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हो? निलौली बाजार। कहाँ पड़ता है ये महमूदाबाद में। अच्छा, महमूदाबाद पड़ता है। तो यहाँ पे आपकी सिधौली में बिटिया आई है, ये बिटिया है ना आपकी? क्या हुआ इसको? ये जी बताइए। इसकी तबीयत खराब थी, हाँ। अस्पताल में अचानक मतलब बीमार हो गई, और वहाँ स्कूल में 3 दिन तक
हमारी बच्ची को खड़ा रखा। कौन से स्कूल में? कस्तूरबा बालिका इंटर। ये कहाँ पड़ता है? हमको बुलाया गया स्कूल को कि अपनी लड़की को ले जाओ, तुम्हारी लड़की का नाम काट दिया जाएगा यहाँ से। हाँ। और ये स्कूल के पढ़ने के लायक नहीं है। क्यों, कुछ कारण? तो पूछा कारण, तो कारण नहीं बताया। एक खर्रा लिख दिया और कैसे उसने कहा हम इस पे साइन कर दो। हाँ। तो हम कहें साइन हम सर नहीं करेंगे जब तक हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ। तो दूसरे एक लड़का रहा है तो कहीं हम देखी तो कहीं तुम कौन होते हो? हाँ। तो हम कहें हमारे गांव का लड़का है इसलिए कह रहा। हाँ। तो लड़का कहा साइन नहीं करना। कहें तो फिर ले जाइए अपनी लड़की को यहाँ से। वहाँ से लेकर आए, वहाँ से लेकर आए तो कहीं अब तुम्हारी लड़की का ऐसा लिख दूंगा कि ये जीवन में कभी कहीं पर पढ़ने लायक नहीं रहेगी। कुछ कारण पता है? कुछ कारण हमें कुछ बताया ही नहीं। पूछते हैं तो कहती है कि ये बताने के कारण नहीं है, बताया नहीं जा सकता है। कहाँ पढ़ती थी आपकी लड़की? कस्तूरबा बालिका इंटर कॉलेज। ये कहाँ पड़ता है? ये बिलौली बाजार में। तो ये लड़की बीमार कैसे क्या हुई थी? बीमार ये सर ऐसा हो गई कि 3 दिन तक खाना पानी नहीं दिया गया। अच्छा, इसलिए बीमार। अच्छा, ये मैडम कहने से थाली धो दो। आप कौन है इनकी? हम अम्मी हैं इनकी। अच्छा। तो कहीं थाली धो दो तो ये हमारे कहीं से हम ना धोई गई, तो इसीलिए इनको ऐसी सजा देनी है। 3 दिन खाना नहीं देनी है और 2 दिन खड़ा रखना है रात। आपको कैसे पता चला कि लड़की हम कल हम गए रहन हमसे। अच्छा। तो हमारी लड़की फिर बोल रही थी कि हमको खाना नहीं मिला है मम्मी। और मेरी एक फिर बिटिया पढ़ती है यहीं भी, तो वो भी कहा मम्मी हम शिवानी नहीं खाई तो हम भी नहीं खाई। अच्छा। नहीं, अच्छा ये बताइए क्यों जब ये बीमार हुई आपको कैसे पता चला बीमार है? बीमार हुई बेमान रहे का नाम हम गए रहन। हाँ। तरबूज दे। हाँ। तो ये जाने कि हम कहन कि क्या, तो कहन मम्मी हमका 3 दिन से खाना नहीं मिला। तो हालत ऐसे कि ये हो जाएगी चाहे जिसको हो खाना हाँ। पानी नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ। तो हम घर को ले आए हैं। हाँ। कुछ आपने कहीं इसकी शिकायत वगैरह की है? हाँ। कहाँ की थी? खाने में हम किए हैं। अच्छा, इससे आप सिधौली लेके आई हो, इससे पहले कहीं दिखाया था इसने? हाँ, तो सरकारी अस्पताल में दिखाया है। तो कौन सा सरकारी अस्पताल में? महमूदाबाद। हाँ हाँ। वहाँ क्या डॉक्टर ने बताया था? डॉक्टर ने बताया कि अंते दिखा लो, फायदा नहीं है। अच्छा। आराम नहीं है तो कहीं अंते दिखा। यहाँ आप सिधौली यहीं आराम है? यहाँ पे आराम है कि अब जनक दवा चली है तो आराम और गैर आराम फिर मालूम हो जाएगा। अच्छा, तो आप क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की बहन में पढ़ेगी और ऐसा नहीं लगाए, कोई इल्जाम नहीं लगाए। इल्जाम लगाए तो स्वयं हमारे महतारी बाप से ने वो करें, शिकायत करें कि तुम्हारी बिटिया गलत है या कोई गलत है। उनका ये वो हो सब। अच्छा। भाजपा की बस्ती चलो अभियान के तहत जन जन तक पहुंचाए सरकार की नीतियां, डॉक्टर शैलेश पाठक ने कहा। आज दातरगंज के ग्राम बसेला में भाजपा संगठन ने बस्ती चलो अभियान के तहत मुख्य अतिथि के रूप में अपने भाजपा नेता डॉक्टर शैलेश पाठक का यहां पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उनके पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सर्वप्रथम स्थानीय मंदिर का स्वच्छता अभियान चलाया गया। उसके उपरांत जन चौपाल पर डॉक्टर पाठक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी सरकार ने सफल 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार होने से उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों को कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाएं। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से भी जानकारी प्राप्त की और कुछ लोगों के द्वारा जन समस्याएं बताए जाने पर डॉक्टर पाठक ने तत्काल प्रशासन से बात कर हल कराया। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखीमपुर खीरी के दौरे के दौरान पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा हमला बोलते हुए दशकों से लंबित पड़े भूमि अधिकारों का समाधान किया है। मुख्यमंत्री ने मोमेदी विधानसभा के मियापुर गांव का नाम बदलकर रविंद्र नगर करने का ऐतिहासिक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जिस गांव में एक भी मियां नहीं रहता उसका नाम वोट बैंक की राजनीति के चलते मियापुर रखा गया था, लेकिन अब यह गुरुदेव रविंद्र नाथ ठाकुर के नाम से जाना जाएगा। सीएम ने पाकिस्तान और विभाजन के दर्द को याद करते हुए कहा कि पापी पाकिस्तान ने अपने कर्मों से भारत का विभाजन किया था और अब यह खुद टुकड़ों में बंटने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पाप की सजा वहां रहने वाले हिंदुओं, सिखों और जैनियों को भुगतनी पड़ी है। और साथ ही पलिया के चंदन चौकी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने थारू जनजाति के 4356 परिवारों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 2350 आश्रितों को भी जमीन के पट्टे वितरित किए हैं। और याद रखना, यह कार्य तभी होता है जब शासन सत्ता में संवेदना होती है। संवेदना बिना भेदभाव के जनता जनार्दन तक पहुंचती है सेवा के माध्यम से। तो इस प्रकार
प्रकार के कार्य प्रफुल्लित होते हैं। और आज ये सभी कार्य जिनमें योजनाओं का लाभ भी है, भूमि अधिकार भी है और विकास की परियोजनाओं का लाभ भी आपको प्राप्त हो रहा है, ये उसी संवेदना को सेवा में बदलने का परिणाम आप सबके सामने आ रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम लोगों को बहुत सौगात, बहुत चीज़ें देके गए हैं, जैसे जंगलियात से हम जंगल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोगों को जैसे स्वामित्व प्राप्त नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोगों को ये अधिकार भी प्राप्त हो गया है। जमीन पर मालिकाना हक। जी जी। अच्छा, ये जो मुकदमे वगैरह दर्ज किए गए थे सपा सरकार में, जो आरोप है क्या है, वो हटाने की बात कहेंगे, कहा है, क्या कहेंगे? हाँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया है, जैसे हम लोगों को फॉरेस्ट विभाग से वैसे वो फर्जी वो कर लेते हैं, जैसे कार्रवाई करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि अब ये सब जो फर्जी वो हैं कार्रवाई वो वापस लिए जाएंगे। तो क्या कहेंगी आप योगी जी के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। अपने थारूवाड़ जैसे थारू क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी सरकार मैंने देखी नहीं थी, लेकिन इस समय मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कुछ बदलाव होगा? बदलाव तो सर बहुत दिनों से हो रहा है, जब से ये सरकार बनी तब से तो बदलाव हो रहा है, लेकिन इस सरकार ने हम महिलाओं के ऊपर बहुत कुछ किया है। हम लोगों को ये बताया कि हम लोगों की ज़मीन गवर्नमेंट की, अब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमारी जो गवर्नमेंट की ज़मीन है उसका पट्टा अब बन गया है, हम भूमि पे निर्भर आप कर सकते हैं। पहले ये जंगलियात की ज़मीन थी तो हम लोग इसमें अपना जीवन व्यतीत करते थे, अब हम लोगों की इसमें पट्टा बन गया, गवर्नमेंट की ज़मीन मालिकाना हक मिल गया है जी। तो क्या कहेंगे आप योगी आदित्यनाथ जी के लिए? हम योगी आदित्यनाथ को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसी सरकार हमने आज तक नहीं देखी थी, क्योंकि आज तक जितनी सरकार आई ये ज़मीन गवर्नमेंट की ही थी, किसी ने हमको अपना अधिकार नहीं दिलाया। राना है, मैं चंदन चौकी की रहने वाली हूँ। हम जल जमीन जंगल से जुड़े हुए हैं, आदिवासी लोग हैं हम। हमारे लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आए हैं, हमारे लिए बहुत बहुत तहे दिल से मैं आभार करती हूँ उनके लिए। उन्होंने हमको ज़मीन का हकदार मिला दिए, जैसे कि, और हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हमारे लिए किए हैं आगे भी ऐसे ही करें। हमको बहुत अच्छा लगा, मैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महोबा में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र की काली पहाड़ी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया है। इस भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, वह दर्दनाक रूप से घायल हो गया। महोबा जनपद के शहर कोतवाली इलाके में स्थित काली पहाड़ी के पास उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही वह बुरी तरह लहूलुहान हो गया। इस हादसे में मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद के बारीगढ़ निवासी 19 वर्षीय सुनील की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 मौके पर पहुंची और पुलिस ने तत्काल दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां डॉक्टरों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया। वहीं 20 वर्षीय पंकज की नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है। विकास कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले? झारखंड। क्या घटना हुई है? घटना हुआ था यही कि मार्केट ही लोग जा रहा था और पीछे से टेलर वाला आया चढ़ा दिया। अच्छा, कितने लोग थे बाइक? 2 लोग थे और एक के मौत हो गया पूरा और एक की स्थिति है, पैर डैमेज हो गया। क्या करते थे? LNT चलाते थे। कहाँ? पहाड़ में। तो कहाँ पर घटना हुई है? चौकी में। कितने लोग थे बाइक? 2। उत्तराखंड के रामनगर में लगातार लगने वाले जाम ने अब आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी। शनिवार को हालात और भी खराब हो गए जब सुबह से दोपहर तक भवानीगंज और नेशनल हाईवे 121 पर सैकड़ों वाहन फंसे रहे। गर्मी के बीच घंटों जाम में फंसे लोगों का भारी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा। कॉर्बेट सिटी रामनगर में जाम की समस्या अब गंभीर रूप लेती जा रही है। जाम के कारण वाहन चालकों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, वहीं पैदल राहगीरों को भी रास्ता पार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जाम खुलवाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन
लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में रोजाना लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने अब तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई। हर रोज यहाँ जाम लग जाता है और लोगों को बहुत परेशानी होती है। कहना चाहूँगा कि हम बाहर देखते हैं, कभी कभी निवेदन करूँगा कि जैसे यहाँ पर हमारे ऑफिस के आगे और पूरे भवानीगंज में जाम की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बनी रहती है और इससे हमारे दो नुकसान होते हैं। एक तो ये नुकसान होता है कि हमारे जो भी हमारे पर्यटन होते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि जाम में हम फंसेंगे यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यटन को भी नुकसान होता है। और साथ ही साथ दूसरा मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम बाहर देखते हैं कभी कभी जैसे कि जाम की स्थिति में एम्बुलेंस भी यहाँ पर फंस जाती है और कहीं ना कहीं ऐसे में और परिवारों को नुकसान होगा। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूँगा कि तो ऐसे कोई व्यवस्था बनाए जिससे यहाँ पर जाम की व्यवस्था खत्म हो सके। प्रशासन से निवेदन करूंगा। गैस की किल्लत के बीच तीर्थ नगरी में खुलेआम सप्लाई वाहन के अंदर गैस रिफिलिंग का मामला सामने आया। ये मामला ऋषिकेश के बनखंडी क्षेत्र का सामने आया, जहां इंडियन गैस लिखे वाहन के अंदर कर्मचारी गैस रिफिल कराने वाली बांसुरी के माध्यम से रिफिल करता हुआ देखा गया है। एक जागरूक नागरिक ने कर्मचारी की इस काली कारतूत को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इस दौरान एक व्यक्ति ने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की तो कर्मचारी ने बांसुरी को छुपा लिया और रिफिलिंग को बंद कर दिया कार्य, जो कि कैमरे में कैद होने के बाद अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा माना जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर जो सप्लाई के लिए यूज होता है उनमें वजन की कमी हो सकती है। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस कर्मचारी की पहचान कर कड़ी कार्रवाई कराने की मांग और साथ ही क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी से की है। शेखपुरा मंडलीय कार्यालय में एसडीएम प्रियंका कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। प्राय ये देखा जा सकता है कि वैवाहिक कार्यक्रम में व्यक्ति विशेष घरेलू एलपीजी का उपयोग करते हैं, जो उचित नहीं है। इससे राज्य में चल रहे एलपीजी की आपूर्ति के बैकलॉग की संख्या में बढ़ जाने की संभावना है। पश्चिमी एशिया में तेल एवं प्राकृतिक गैस की उत्पन्न समस्याओं के मद्देनजर राज्य में आने वाले वैवाहिक और साथ ही सीजन में वाणिज्यिक गैस की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति न होने की स्थिति में समस्या उत्पन्न हो जाती है। और उन्होंने बताया है कि वैवाहिक कार्यक्रम हेतु रसोइयों, कैटर्स और अपने वाणिज्यिक गैस के लिए निबंधन कराएंगे और संबंधित तेल कंपनियां अगले 5 से 7 दिनों में निबंधन करना सुनिश्चित करेंगी। ये है आपूर्ति में जो दिक्कत वो कहीं से भी प्राप्त नहीं है। इसके अलावा जो हमारा पीएनजी जो कनेक्शन है वो अभी हमारा शेखपुरा और बरबीघा मिला के कुल 2028 घरों में पीएनजी कनेक्शन किया जा चुका है। इसके अलावा जिला स्तरीय जो एक कंट्रोल रूम गठित है वहाँ पे 63 कंप्लेंट्स अभी हम लोग को प्राप्त है। 63 में 62 का निष्पादन हो गया है। एक समस्या आज प्राप्त हुई है, उसमें उनका ये था कि 45 दिन के बाद उनका गैस का नंबर नहीं लग रहा है, तो ये हम लोगों ने जांच के लिए भेजा हुआ है, तो ये भी आज शाम तक निराकरण हो जाएगा। इसके अलावा जो जिला स्तर पे गठित जो धावा दल है उनके द्वारा कुल 7 जगह छापेमारी की गई है, कहीं से भी अभी कोई प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा जिला अंतर्गत कहीं भी एलपीजी की समस्या नहीं है और कुल 714 व्यावसायिक गैस सिलेंडर का हम लोगों ने आकलन करके वो उपलब्ध कराया जा रहा है। होटल रेस्टोरेंट हाँ, व्यवसायिक जगह पे उपलब्ध कराई जा रही है। और एक और इसके माध्यम से हम आप लोग को और एक सूचना देना था कि अभी जो शादी को लेकर, शादी विवाह को लेकर जो अभी व्यावसायिक अभी 14 तारीख के बाद जो शुरू हो जाएगा, उसमें सरकार की तरफ से जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें जो वैवाहिक कार्यक्रम में जो लोग भी अपना एलपीजी व्यावसायिक का अपना लेना चाहते हैं तो उन्हें विधिवत यहाँ पे आवेदन देना होगा। फिर हम लोग उनका निबंधन कराएंगे, उसके बाद विधिवत उनको जांचोपरंत जो सिलेंडर की आपूर्ति की जाए। कितना देना है? अभी हम लोग को
खबर अलवर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने समाज में नए बदलाव की शिक्षा की शुरुआत से प्रेरणा एवं आधुनिक भारत के निर्माण की पहली नींव रखने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर अलवर स्थित ज्योतिबा फुले राव सर्किल पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया है। उन्होंने समाज सुधारक और लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और साथ ही कहा कि जाति विरोध आंदोलन का नेतृत्व करना तथा महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना और अपना जीवन समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित करने वाले फुले आज हमारी यादों में जिंदा हैं। तो जीवन रहा है वो बहुत संघर्ष का जीवन रहा। उन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज के अंदर उस समय जो कुरीतियां थी, जो भेदभाव था, जो एजुकेशन के सिस्टम में लाने का काम उन्होंने किया। महिला शिक्षा की शुरुआत उन्होंने की। पहली महिला शिक्षक उन्होंने अपनी पत्नी को बनाया, अपने घर से शुरुआत की। उस समय बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उस समय महिला शिक्षा की बात करना ही गुनाह था। जब सावित्रीबाई फुले ने इसकी शुरुआत की, तो जब बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाती थी, बच्चियों को, तो उनके ऊपर कीचड़ गोबर फेंका जाता था, तो एक जोड़ी कपड़े अलग लेके जाती थी। ये स्थिति थी। उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि उनको गांव घर सब छोड़ना पड़ा। ऐसे कठिन परिस्थिति के अंदर उन्होंने जो संघर्ष किया और एक सामाजिक न्याय की बात की कि एक सामाजिक न्याय जनता को मिलना चाहिए। कोई जाति या धर्म के आधार पर छोटा बड़ा नहीं हो सकता, या जाति और धर्म के आधार पर पढ़ने लिखने का अधिकार या व्यवसाय करने का अधिकार नहीं मिल सकता। तो ये लड़ाई उन्होंने की। उन्होंने पिछड़ों को आगे लाने के लिए बहुत जो है मेहनत की, एक अलग जगाई। आज उसके दम पे हम सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज आवश्यकता है कि सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। भागीदारी सबकी होनी चाहिए। इस पर किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि फुले जी ने जिन परिस्थितियों के अंदर जो संघर्ष किया था, आज उन परिस्थितियों में बहुत बदलाव आ चुका है उनकी वजह से। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आज इस देश के अंदर लागू है। तो हमने उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हुए उन्होंने जो काम शुरू किए थे, उनको बढ़ाने का काम हमको करना चाहिए। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज जाम में फंसे एक एम्बुलेंस को स्कॉट कर जाम से निकाला है। हुआ कुछ यूं कि शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी कोटा का दौरा कर वापस कोटा शहर के लिए जा रहे थे, तभी दरा घाटी में कमलपुरा गांव से लेकर दरा स्टेशन तक जाम लगा होने और साथ ही वाहनों की कतारें फंसी होने की जानकारी मिली है। और इसी से मंत्री ने साथ चल रही पुलिस स्कॉट और साथ ही सुरक्षा जाब्ते को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निर्देश दिए कि तत्काल व्यवस्था करो और इस एम्बुलेंस के लिए रास्ता क्लियर कराओ। और इसके बाद मंत्री के साथ चल रहा पुलिस जाब्ता और साथ ही स्कॉट ने जवान सक्रिय हुए और पुलिस जवानों ने मोर्चा संभालकर एम्बुलेंस को आगे लिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज सिद्धपीठ सालार बालाजी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्य द्वार पर पुजारी परिवार के सदस्यों से मुख्यमंत्री बिस्वा का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने बालाजी के दर्शन कर देश व प्रदेश में खुशहाली की कामना की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, सालासर बालाजी दर्शन कर मन प्रसन्न होता है और साथ ही प्रश्नचित होता है। वहीं असम चुनावों में प्रखंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने राहुल गांधी व पवन खेड़ा पर कड़ा प्रहार भी किया है। मैं बराबर दर्शन के लिए आते रहता हूँ। चुनाव समाप्त हुए, थोड़ा सा मन में ये भाव आया कि बालाजी को दर्शन करना है। दर्शन किया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ, व्यवस्था भी बहुत अच्छा थे, अच्छा से भोजन भी किया, बहुत अच्छा लगा। सबको धन्यवाद देता हूँ।
क्या परिणाम के बारे में क्या कहेंगे, क्या एक्सपेक्ट करें? परिणाम अच्छा होगा, उसमें कोई इशू नहीं है, अच्छा रिजल्ट होगा, अच्छा परिणाम होगा, बीजेपी का तीसरी बार सरकार बनेगा। सर बंगाल चुनाव भी सामने, इस बार क्या कुछ परिवर्तन का? बंगाल में भी हमारा लोग फाइट कर रहा है और सबका उम्मीद यही है कि इस बार बंगाल बीजेपी जीतेगा। मैं 15 तारीख से वहां रहूंगा फ्रॉम 15 कैंपेन के लिए, लेकिन जो खबर मुझे आ रहा है बहुत ही पॉजिटिव खबर आ रहा है। सर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है सर, राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा आपकी बार, बहुत ही ज्यादा कुछ कहा। पागल व्यक्ति है ना सर, पवन खेड़ा किस चीज पे बोल रहे हैं आप? वो भी तो पागल है, वो कोई दिमाग में कुछ है भी नहीं है, अनाप शनाप कहीं से फोटोस्टेट उठा के कहीं से कुछ करके, मतलब थोड़ा जो मर्यादा रखना है वो भी मर्यादा नहीं रखे। बच्चा भी फोटोस्टेट करता है तो अच्छा से करता है, वो लोग वो भी करने नहीं आते हैं। सर आप किस तरफ गया होगा? पूरा एक तरफा, जो सनातनी लोग हैं सब एक तरफा डाले। राजस्थान के अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में अग्रसेन सर्किल के पास गुरुवार को गया के बछड़े का कटा सिर मिलने से बछड़े का कटा सिर मिलने से मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। घटना के समय हिंदुवादी संगठनों द्वारा किए गए प्रदर्शन में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। इसके चलते हिंदुवादी संगठनों ने शनिवार को हॉप सर्कस पर बैठकर आगामी रणनीति पर चर्चा की थी। साथ ही इस दौरान विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को की एक 11 सदस्यीय की संयुक्त टीम बनाई गई जो आगामी रूपरेखा तैयार करेगी। इस मामले में समिति ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन को आरोपियों की गिरफ्तारी सहित विभिन्न मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा है। विश्व हिंदू परिषद ने जुड़े प्रेम राजावत ने बताया है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पाई है। किसी आरोपी को अभी एक तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। साथ ही जिला प्रशासन ने मांग की है कि जिले में आए दिन हो रही गौ तस्करी गौकशी की घटनाओं पर रोक लगाया जाए। घटना हुई है गौमंड मिलने वाली, पूरे हिंदू समाज में रोष है। आज सर्व हिंदू समाज की एक बैठक हुई है जिसमें सर्व हिंदू समाज की ये समिति बनाई गई है जो चारों तरफ खड़ी है, और सर्व हिंदू समाज ने तय किया है कि आगामी आने वाले समय में भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और इन घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लगे और जो भी गतिविधियां हों इस समिति के नेतृत्व में पूरा समाज साथ खड़ा है। समाज में रोष है और इस रोष को लेकर के ही आज प्रशासन को बुला करके दोबारा से कहा है, समिति ने सर्वसहमति से कहा है कि जो आरोपियों की गिरफ्तारी हो और आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद जितनी भी ये दुकानें बनी पड़ी हैं जहां लाइसेंस दिए हुए हैं उन अवैध दुकानों की जांच हो, कोई बगैर लाइसेंस के दुकान चला रहा है तो उसकी जांच हो, और जो सांप्रदायिक स्वार्थ बिगाड़ने का काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के इस हिंदू समाज की आवाज को उठाएंगे। सक्षम अधिकारियों ने कहा है कि समिति एक बार मिले, हम अनुसंधान की ओर जा रहे हैं और अनुसंधान हमारा जिस दिशा में जा रहा है हम बैठ करके उनके साथ चर्चा करेंगे, और किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण जो जिस जगह पर ये घटना हुई है जहाँ गौमुंड मिला है, जहाँ गाय माता का रक्त बहा है, उसके आसपास जितनी भी जमीनें जहाँ अवैध अतिक्रमण है तो इस समिति की मांग भी है कि वह अवैध अतिक्रमण भी हटाया जाए, और समिति में से भी कोई एक व्यक्ति आप में से बाइट दे और सूचना आप मीडिया के माध्यम से भी जारी करें। संगठन लोकतांत्रिक तरीके से हमेशा काम करता है। हमने बहुत बड़ी रैली निकाली और बहुत बड़ी रैली निकालने के बाद हजारों लोग लाखों लोग निकले। हमारे द्वारा कभी लोकतंत्र में कानून कभी हाथ में नहीं लिया जाता। संगठन हमेशा लोकतंत्र का पालन करता है और किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि होगी तो पुलिस की जांच का विषय है। जो घटनाएं हुई थी गौवंश को दबाने के लिए, कोटा के वेस्ट श्रीपुरा मार्केट क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कचरा ले जा रही एक टिप्पर गाड़ी में अचानक आग लग गई। समय रहते पुलिसकर्मियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। कोटा के श्रीपुरा मार्केट में एक कचरे की टिप्पर गाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया और बताया जा रहा है कि गाड़ी के इंजन में अचानक धुआं उठने लगा जो देखते ही देखते आग की लपटों में बदल गया। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोग आग को बुझाने की बजाय वीडियो बनाने में लगे रहे जिससे स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। समय रहते की गई इस कार्रवाई से भीड़भाड़ वाले श्रीपुरा मार्केट इलाके में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। स्थानीय लोगों ने कांस्टेबल प्रकाश चौधरी की तत्परता और साहस की सराहना की है। आग बुझाने का प्रयास किया गया। कांस्टेबल की सूझबूझ के बाद आग में आसपास के दुकानदार भी सक्रिय हुए और साथ ही पानी डालकर आग पर काबू पाया गया है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।